गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक 12th क्लास की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का चौथा चैप्टर से लिया गया है। फोर्थ चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। पहले के तीन चैप्टर में हमने पढ़ा कि भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय तीन बड़ी बड़ी आंतरिक यानी घरेलू चुनौतियां थी, जैसे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती और नियोजित विकास की चुनौती। इन घरेलू चुनौतियों के साथ साथ भारत को कुछ अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। और उस समय जो भारत की परिस्थिति थी उस समय बिल्कुल ही डिफरेंट थी। जो ब्रिटिशर्स भारत को जो विरासत में बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय विवाद दे करके गए थे, भारत में गरीबी की रेखा से ऊपर उठना, गरीबी को खत्म करना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, लोकतंत्र को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इन्हीं समस्याओं के साथ, इसी पृष्ठभूमि के साथ भारत को अपने विदेशों से संबंध भी बनाने थे। तो आज के इस चैप्टर में हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे कि किन परिस्थितियों में भारत ने अपने विदेश नीति की शुरुआत की थी, और उसके साथ साथ हम गुटनिरपेक्षता की नीति और भारत और चीन के साथ संबंध, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर के आखिरी में हम पढ़ेंगे भारत की परमाणु नीति के बारे में। तो आज की वीडियो में हम भारत की विदेश नीति क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके लक्ष्य क्या है और इसके तत्व क्या है, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो उस समय दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, जब नए नए देश आजाद हुए थे, उपनिवेशवाद के चुंगल से छूटे थे, और उन सभी देशों में लगभग एक जैसी सी परिस्थितियां थी कि किस प्रकार लोकतंत्र को कायम रखा जाए, किस प्रकार गरीब जनता को गरीबी से ऊपर उठाया जाए। और उन्हीं संदर्भों के साथ साथ एक देश को अपनी विदेश नीति अपनानी थी। उस दौरान देश, पूरा विश्व दो धड़ों में बटा हुआ था। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो दोनों ही बड़े बड़े राष्ट्र ये चाहते थे कि नए जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो उनकी तरफ मिल जाए। अब जो नए राष्ट्र थे उन्होंने कोई बढ़े चढ़े कोई ऐसी विदेश नीति नहीं बनाई, ऐसे बहुत बड़े लक्ष्य नहीं रखे। उनका उद्देश्य था कि छोटे छोटे लक्ष्य रख करके अपने लोकतंत्र को बनाया जाए और अपने देश की जो आवाम है, अपने देश की जो जनता है, उसको थोड़ा बहुत सुखी जीवन दिया जाए। तो इसके संदर्भ में भारत ने एक अलग तरह की विदेश नीति अपनाई। और उस विदेश नीति के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। अगर हम देखें तो आजादी के समय से लेकर के 1964 तक नेहरू जी की नीति का विदेश नीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। तो नेहरू जी ने तो कहा था कि कोई भी देश अगर तभी सही मायने में आजाद है जब वो विदेशी मामलों में अपनी एक राय रखता है, अपने संबंध अपनी मर्जी से बनाता है, नहीं तो ये स्थानीय स्वायत्तता कही जाएगी ये आजादी। तो सही आजादी तब है जब हम अपने विदेशी मामलों में स्वतंत्र हैं, और हम विदेशी मामलों में तभी स्वतंत्र रह सकते हैं जब हम किसी भी गुट के साथ शामिल ना हो करके जरूरत पड़ने पर दोनों गुटों से अपनी सहायता ले सके। तो इस तरह के विचार रख करके भारत में विदेश नीति को अपनाया गया था। तो आइए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि विदेश नीति होती क्या है। जैसे प्रत्येक परिवार, चाहे समाज हो चाहे गांव हो, वो अपने हितों के लिए, अपने सारे काम चलाने के लिए अपने पड़ोसियों से, अपने सगे संबंधियों से अपने एक व्यवहार निश्चित करता है। वो चाहता है कि उसमें उसकी हित संवर्धन हो, उसकी, मान लो कि उसकी जरूरतें पूरी हो जाएं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समाज अपने पड़ोसियों से या अपने सगे संबंधियों से अपने एक नियम बना करके अपनी एक नीति बनाता है, उनके साथ अपने संबंध स्थापित करता है, और उसका उद्देश्य होता है अपने हितों का संवर्धन करना, और उसके बदले में वे उन दूसरे लोगों की भी सहायता करता है। तो ऐसे ही प्रत्येक देश अपने हितों को संवर्धन के लिए कुछ उद्देश्य और सिद्धांतों को लेकर के दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे कहते हैं विदेश नीति।
आइए यहाँ देख लेते हैं एक बार कि विदेश नीति साधारण शब्दों में विदेश नीति उन सिद्धांतों और कार्यों का समूह है जिसके द्वारा एक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्वहन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। तो क्या बताया इसने विदेश नीति कि सिद्धांतों और कार्यों का समूह है जिसमें एक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंधों को निभाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। प्राप्त क्या करना चाहता है? वो अपने हित प्राप्त करना चाहता है। देखिए, इसको याद करने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो सिद्धांतों और कार्यों का समूह है, दूसरा ये किस पे लागू होती है? एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपनाता है, और तीसरी बात क्या है? इसमें अंतिम उद्देश्य क्या होता है? अपने हितों का संवर्धन करना, अपने हितों को प्राप्त करना। अंडरस्टैंड? ऐसे ही अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। जॉनसन के अनुसार विदेश नीति शासन की वह कला है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों को तय करने में किया जाता है। जॉनसन ने क्या कहा है? विदेश नीति को एक कला माना है। कैसी कला है ये? जिसका प्रयोग मुख्य रूप से विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों को तय करने में किया जाता है। जॉनसन ने इसे कला बताया है। आगे है स्लाइचर। स्लाइचर के शब्दों में अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं और क्रियाओं का समूह है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालन करने के लिए अपनाता है। अंडरस्टैंड? स्लाइचर ने उसे व्यापक अर्थ में लिया है कि ये उद्देश्यों, योजनाओं, क्रियाओं का समूह है जो एक राज्य अपने बाहरी संबंधों को संचालित करने के लिए अपनाता है। तो आई होप आपको विदेश नीति समझ में आ गई होगी। यही विदेश नीति की विशेषताएं भी हैं कि ये क्रियाओं का समूह है, सिद्धांतों का समूह है जो एक देश दूसरे देश के साथ अपनाता है, जिसमें उसके अपने हितों का संवर्धन होता रहे, उसके अपने हित पूरे होते रहे। तो आइए अब आगे इसमें पढ़ते हैं कि विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, क्यों कोई देश विदेश नीति बनाता है, इसके आधार क्या है। भारत की तो संविधान में ही आर्टिकल 51 में विदेश नीति के आधार के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 51 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है कि भारत अपने दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की बातों को बढ़ावा देगा, दूसरों के बातों का सम्मान करेगा। इस तरह से कुछ बातें आर्टिकल 51 में लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार भारत की विदेश नीति के उद्देश्य हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत का हमेशा से ही विचार रहा है वसुधैव कुटुंबकम कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। इस तरह का विचार लेकर के भारत ने अपनी विदेश नीति बनाई है और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है। सेकंड है सभी राष्ट्रों के सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। सभी राष्ट्रों के साथ, चाहे कोई राष्ट्र बड़ा है चाहे कोई छोटा है, चाहे किसी की विचारधारा पूंजीवादी है चाहे किसी राष्ट्र की विचारधारा साम्यवादी है, भारत ने किसी के साथ किसी प्रकार की ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है और सभी के साथ सम्मानपूर्ण संबंध बनाना भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। थर्ड है पंच निर्णय व मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। भारत की विदेश नीति का तीसरा उद्देश्य है कि जब कभी संसार में भेदभाव हो, मनमुटाव हो, तनाव हो, तो उन परिस्थितियों में पंच निर्णय के द्वारा यानी पंचायत के द्वारा यानी कुछ साथ मिल बैठ करके मध्यस्थता करके उन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया जाए, ना कि युद्ध करके उसका समाधान किया जाए। भारत की विदेश नीति का हमेशा उद्देश्य रहा है कि वो पंच निर्णय के मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करे। और इसके लिए भारत ने जैसे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में मध्यस्थता की थी, और अफगानिस्तान में जब आक्रमण हुआ था उसके बीच में भी भारत ने मध्यस्थता की थी, और भी बहुत सारे ऐसे जैसे इंडोनेशिया की समस्या है,
अरब इजराइल युद्ध है, वहां पर भी भारत ने अपने मध्यस्थता के द्वारा, पंच निर्णयों के द्वारा उन युद्धों को, उन समस्याओं को समाधान कराने के लिए पहल की थी। तो यही हमारी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य भी है। अब आता है अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देना व तकनीक का उच्च स्तर प्रदान करना। देखिए, हर देश की विदेश नीति का अल्टीमेट एम क्या होता है? यही होता है कि उसके देश के हितों का समाधान हो जाए, उसके देश का भला हो। और इस तरीके से भारत ने अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, क्योंकि भारत चाहता था कि उसे अमेरिका से भी मदद चाहिए और उसे सोवियत संघ से भी मदद चाहिए। उसे किसी से कोई भेदभाव, मनमुटाव नहीं रखना है, क्योंकि भारत को अपने आर्थिक स्थिति को, अपनी गरीबी से ऊपर उठने के लिए इस प्रकार की अपनी नीति बनानी है जिससे कि सभी तरफ से वो मदद ले सके। तो इस तरह से भारत की विदेश नीति का एक उद्देश्य है आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और साथ ही साथ तकनीक के स्तर को भी ऊंचा करना। तकनीक, जैसे कि जब उस समय जब हम आजाद हुए तो हमारे पास तकनीक की कमी थी, कच्चा माल बहुत था लेकिन तकनीक की कमी थी। तो हमारी विदेश नीति में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि हम तकनीक को बढ़ावा दें, उस तकनीक का उच्च स्तर प्राप्त करें जिसके लिए हमें चाहे विदेशों से भी सहायता लेनी पड़ जाए। तो इस तरह हमारी विदेश नीति का उद्देश्य रहा है तकनीक का उच्च स्तर प्रदान करना। अब आगे आता है सांस्कृतिक संबंधों का निर्वहन व संवर्धन करना। सांस्कृतिक संबंधों का निर्वहन यानी सांस्कृतिक संबंधों को निभाना और उनको बढ़ावा देना। जैसे आपने देखा होगा कि आपस में संस्कृति का लेन देन होता है। बाहर के विदेशी जो विद्यार्थी हैं वो हमारे विद्यालयों में भी आते हैं, हमारे विश्वविद्यालयों में भी आते हैं, हमारे देश का भ्रमण करने भी आते हैं। हमारे देश से भी बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे वैज्ञानिक और भी काफी सारे टीमें इस तरह से अपनी संस्कृति को, सांस्कृतिक टीमें, गाने वाले, बजाने वाले, फिल्मों वाले दूसरे देश में जाते रहते हैं और अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, अपनी संस्कृति का संवर्धन करते हैं। ये भी हमारी विदेश नीति के एक उद्देश्यों का ही एक भाग है। तो अब ये हमारे विदेश नीति की परिभाषा हमने पढ़ी। विदेश नीति क्या होती है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि विदेश नीति एक तरह से सिद्धांतों और क्रियाओं का समूह है जो एक देश दूसरे देश के साथ अपनाता है अपने हितों के संवर्धन करने के लिए, अपने हितों का प्रयोग करने के लिए। अंडरस्टैंड? तो आगे हमने इसके उद्देश्य पढ़े। प्रत्येक देश की विदेश नीति के यही उद्देश्य होते हैं, लगभग प्रत्येक देश की विदेश नीति के, कि अपने हितों का संवर्धन करना, अपना आर्थिक विकास करना, अपनी तकनीक को बढ़ावा देना, अपने अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते के द्वारा निर्णय करना, शांति बनाए रखना, सभी राष्ट्रों का सम्मान करना। और हमारे देश के तो संविधान में भी ये सारी बातें लिखी हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ साथ ही भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति भी अपनाई है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आप किसका ज्यादा प्रभाव था भारत की विदेश नीति के ऊपर? भारत की विदेश नीति के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि वो हमारे देश के पहले विदेश मंत्री भी थे और पहले प्रधानमंत्री भी थे और उन्होंने बहुत सारे देशों का भ्रमण भी किया था। और ऐसे ही जैसे कि उस समय स्वतंत्रता के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग से एक सेना बनाई थी, आईएनए का गठन किया था, इंडियन नेशनल आर्मी। और उन्होंने भी वो जो सारी प्रेरणा थी, वो सोवियत रूस में भी रहे, वो जर्मनी में भी रहे, वो जापान में भी रहे, बहुत सारे देशों से उन्होंने प्रेरणा लेकर के अपने देश की किस प्रकार की विदेश नीति अपनानी चाहिए, उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही ये विचार प्रचलित होने लगे थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए का निर्माण किया था, इंडियन नेशनल आर्मी। तो आइए आगे पढ़ते हैं इसके तत्वों के बारे में और इसके सिद्धांतों के बारे में। कोई भी विदेश नीति ऐसे ही अंधेरे में नहीं बन जाती। प्रत्येक विदेश नीति के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। प्रत्येक नियम बनाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो हमारे देश की विदेश नीति के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनका प्रभाव पड़ा है, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका हमारे देश की विदेश नीति पर काफी प्रभाव पड़ा है। जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि,
हमारे देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी विश्व ही, पूरी वसुधा ही एक परिवार है। और इस नीति को अपनाते हुए भारत ने हमेशा ही सत्य, अहिंसा, समझौता, इन बातों का पक्ष लिया है। भारत ने हमेशा ही किसी भी की विदेश नीति में इन बातों की झलक दिख जाएगी आपको, कि कोई भी समस्या है संसार में, उसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हमारे देश की विदेश नीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। दूसरी बात आती है भौगोलिक संरचना। देखिए, हमारे देश की भौगोलिक संरचना इस प्रकार है कि जिसमें उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसके पश्चिम में पाकिस्तान है, इसके पूर्व में म्यांमार है, बीच में बांग्लादेश भी आता है, भूटान है, नेपाल है और ऊपर की तरफ चाइना है। तो इन ऐसी भौगोलिक स्थिति है जिसमें चारों तरफ, तीन तरफ से हमारा देश अलग विदेशी शक्तियों से घिरा हुआ है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर को भारत ने बड़ा शांति क्षेत्र बनाए रखने के लिए बहुत ही प्रयास किए हैं और भारत का बड़ा, हिंद महासागर का भारत की विदेश नीति में अपने आप में एक अहम रोल रहा है, एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि उसके माध्यम से हम यूरोप के देशों से भी, हम दक्षिण अफ्रीका के देशों से भी, हम ऑस्ट्रेलिया से भी आसानी से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी देश की भौगोलिक संरचना का भी उस देश की विदेश नीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे आता है राजनीतिक आदर्श और जीवन मूल्य। जैसा कि हमारे देश के राजनेताओं की हमेशा से ही ये धारणा रही है कि किसी भी समस्या को शांति से सुलझाया जाए। हमारे देश के नेताओं ने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि हम बहुत जल्दी जल्दी तरक्की करें, बल्कि इस बात के लिए हमेशा ही जोर दिया कि हर जगह पर लोकतंत्र की स्थापना हो, हर जगह पर जो उपनिवेशवाद है, जो रंग भेद है और भी बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो खत्म हो। तो हमारे देश की विदेश नीति पर भी राजनीतिक आदर्शों का और उनके जीवन मूल्यों का बहुत प्रभाव पड़ा है। महात्मा गांधी के आदर्शों का हमारी विदेश नीति पर बहुत प्रभाव पड़ा है कि सत्य और अहिंसा का हमारी विदेश नीति में अपनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू जी के भी सिद्धांतों का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है और भी बहुत सारे नेता हैं जैसे कृष्णन मेनन, जो हमारे देश के पहले विदेश मंत्री थे, उनकी भी भावनाओं का हमारे देश की विदेश नीति पर काफी प्रभाव पड़ा है, काफी प्रभावित हुए हैं उनके विचारों से हमारे देश की विदेश नीति। अब आता है आर्थिक परिस्थितियां, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक रूप से जब तक सबल नहीं होगा तब तक तरक्की नहीं कर सकता। तो प्रत्येक देश को किसी न किसी रूप में दूसरे देश की सहायता की जरूरत होती है। इसलिए हमारे देश में भी आर्थिक परिस्थितियों ने विदेश नीति के ऊपर बहुत प्रभाव डाला है। इसी वजह से हमने किसी भी एक देश का के संपर्क में हम नहीं रहे। शीत युद्ध के दौरान भी हमारे देश ने दोनों ही तरह की जो विचारधाराएं थी, पूंजीवादी विचारधारा भी और साम्यवादी विचारधारा भी, दोनों तरह की विचारधाराओं को अपनाया है और दोनों ही तरह के, दोनों ही तबकों से, दोनों ही धड़ों से, दोनों ही महाशक्तियों से अपनी आर्थिक जो जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए हमारी विदेश नीति बनाई है। अब आगे बात आती है राष्ट्रीय हित। ऑफ कोर्स, निसंदेह प्रत्येक देश विदेश नीति का मूल उद्देश्य उसके अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना होता है। भारत के जैसे राष्ट्रीय हित हैं, तकनीक प्राप्त करना है, आर्थिक सहायता लेना है और विदेशों के साथ, जैसे कि हमारा पाकिस्तान के साथ ही बार बार युद्ध होते रहते हैं, तो इन परिस्थितियों में बाकी देशों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय समाज के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखना है। ये सारी बातें हमारे देश की विदेश नीति में को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। जैसे कि आपको पता है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस प्रकार थी कि जो भी नवस्वतंत्र राष्ट्र थे उनको बड़ी बड़ी शक्तियां अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और किसी भी बड़ी शक्ति के प्रति आकर्षित होने का मतलब था कि उसके चुंगल में आ जाना। ये भी एक तरह का नव उपनिवेशवादी था। तो उन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का हमारे देश की विदेश नीति पर बहुत प्रभाव पड़ा और हमने बड़ा सोच समझ करके एक ऐसी नीति अपनाई कि जिससे हम उन दोनों ही गुटों से अलग रहते हुए अपने विदेशी संबंध स्थापित कर सकें।
जवाहरलाल नेहरू ने तो एक बार कृष्णन मेनन को पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि संसार एक तनाव के दौर से गुजर रहा है। दोनों ही स्थितियां, दोनों ही महाशक्तियां, जिसमें एक का मुख्य अमेरिका है, दूसरे की जो कर्ता धर्ता है वो सोवियत संघ है, दोनों ही महाशक्तियां हमें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, हमें शंका की दृष्टि से देख रही हैं, लेकिन हमें इन दोनों महाशक्तियों से अलग रहना है, अपने एक अलग संबंध बनाने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे संसार की समस्याओं से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। हमें संसार की समस्याओं से दूर नहीं होना है, हमें सिर्फ इनके सैनिक गुटों से दूर होना है। हमें जहां और कहीं जब संसार में शांति स्थापित करने की बात आती है तो हमें इन संसार में के देशों को आजाद करवाने में, उपनिवेशवाद के चुंगल से छुड़ाने में, रंग भेद को खत्म करने में बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। तो इस तरह की विदेश नीति भारत ने अपनाई और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब आता है सैन्य तत्व। सैन्य तत्व, जैसे कि भारत में बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत सारे युद्धों का सामना करना पड़ा। एक तो युद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करते ही जम्मू कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, उसके बाद फिर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया, फिर पाकिस्तान ने कर दिया, फिर बांग्लादेश के विभाजन के समय हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया गया था, फिर 1999 में कारगिल संकट आया। तो इस तरह से हमारे देश की को बहुत सारे युद्धों का सामना करना पड़ा है। तो सैन्य तत्व को सैनिक दृष्टि से भारत की को किस प्रकार से अपनी सेना का गठन करना है, किस प्रकार से अपने हथियारों को सहेज कर रखना है, बनाना है, तो उन बातों का भी भारत की विदेश नीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो आगे आता है नेतृत्व। जवाहरलाल नेहरू जी का नेतृत्व था जब भारत की विदेश नीति बनाई गई। तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व का भी भारत की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि विदेश नीति हमेशा ही परिवर्तनशील होती है। समय और परिस्थितियों के अनुसार विदेश नीति में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि आप अगर 1956 की घटना पढ़े, 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के ऊपर, स्वेज नहर का मामला था, तो ब्रिटेन ने आक्रमण कर दिया। उसकी भारत ने बहुत ज्यादा आलोचना की, लेकिन लगभग उसी दौरान रूस ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय भारत चुप रहा, क्योंकि वो भारत के हितों के लिए सही था। इस तरह से किसी नेतृत्व का भी भारत की विदेश नीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, और समय और परिस्थितियों का भी किसी भी देश की विदेश नीति पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं विदेश नीति के सिद्धांत क्या क्या हैं, किन सिद्धांतों को लेकर हमने अपनी विदेश नीति का निर्माण किया है। सबसे पहले, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। जैसे कि हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी पढ़ा कि हमारे देश की विदेश नीति का यह सिद्धांत रहा है कि हम प्रत्येक देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। और इन संबंधों को बनाए रखने के लिए, जैसे 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 साल की मैत्रीपूर्ण संधि की थी, और शीत युद्ध के दौर में जब प्रत्येक राष्ट्र किसी न किसी गुट में शामिल हो रहा था, तो भारत ने सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे। तो ये हमारे देश का पहला सिद्धांत है, मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाए रखना। दूसरा है गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति को मैं एक अलग से टॉपिक में भी आपको पढ़ाऊंगी। इसमें आप इतना याद रख लीजिए कि भारत ने शीत युद्ध के दौर में किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर के अपनी एक अलग विदेश नीति अपनाई। भारत उस समय, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से नाटो एक सैनिक संगठन बनाया गया था, उसका काउंटर करने के लिए सोवियत संघ के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, वार्सा पैक्ट। लेकिन भारत किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से भारत ने मना कर दिया। भारत का कहना था कि कहीं भी जब कभी किसी मानव जाति को दुख होगा, मानव जाति के लिए परेशानी होगी किसी भी देश में, और उपनिवेशवाद कहीं भी पनपेगा, रंग भेद जहां भी होगा, वहां पर हम उन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करेंगे, लेकिन हम किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होंगे। यही भारत की गुट निरपेक्षता की नीति थी। तो आगे हमारा आता है जाति और रंग भेद का विरोध।
जाति और रंग भेद का विरोध। आपने दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, वहां पर रंग भेद को समाप्त करने के लिए भारत के महात्मा गांधी जी ने भी वहां काफी समय तक रहे। नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर के उन्होंने रंग भेद की नीति का काफी कड़ा विरोध किया। फिजी में भी उन्होंने रंग भेद की नीति का बहुत ज्यादा विरोध किया और इस तरह से भारत को जहां कहीं भी मौका मिलता है, जहां कहीं भी उन्हें पता चलता है कि जाति के आधार पर, रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, वहां हमारा देश बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और उन लोग, जैसे कि श्रीलंका में भी भारत ने वो भेजी थी, शांति सेना भेजी थी, क्योंकि वहां भी सिंगल और तमिल लोगों में झगड़े थे। तो इस तरह से भारत की विदेश नीति का ये सिद्धांत रहा है कि जहां कहीं भी जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, वहां भारत मूक दर्शक बनकर नहीं देखेगा, वहां पर उस समस्या को दूर कराने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। आगे आती है पंचशील। पंचशील का मतलब है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस। पंचशील की नीति 5 सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि कोई भी देश एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे की बातों का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की सरहदों का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को आत्म के सम्मान को बढ़ावा देंगे, तकनीक का हस्तांतरण करेंगे और एक दूसरे में सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। इस तरह से 5 सिद्धांत हैं, उसके पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, जो ये नीति 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चावन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे पंचशील का समझौता कहा जाता है। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो ये होता है पंचशील का सिद्धांत। अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था। 1945 में भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हो गया था और भारत को आजाद होते ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता मिल गई थी। क्योंकि पहले से ही इसकी चर्चा चल रही थी, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्यों में से एक सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भी भारत के बहुत सारे टुकड़ियां भेजी जाती रही हैं। चाहे वो स्वेज नहर का मामला हो, चाहे वो कांगो की समस्या हो, चाहे कोरिया की समस्या हो, भारत ने हमेशा ही अपनी सेना के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने भागीदारी करने की हमेशा ही पहल की है और बहुत सारी समस्याओं को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिल करके निपटाया है। भारत की शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों में आस्था रही है। अब आगे बात आती है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। जहां कहीं भी साम्राज्यवाद है, जहां कहीं भी उपनिवेशवाद है, भारत ने उनको खत्म करने के लिए हमेशा ही कोशिश की है। और भी जैसे बांग्लादेश का संकट था, वहां भारत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, बांग्लादेश एक अलग राज्य, अलग देश बनाया गया। ऐसे ही और भी कई छोटे छोटे, जैसे तिब्बत की समस्या है, वहां के दलाई लामा को भारत में शरण देना, और जहां कहीं भी मानव जाति को खतरा होता है वहां पर भारत हमेशा ही आगे बढ़ करके उनकी मदद करता है। ये भारत के देश नीति के सिद्धांत है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। मानवीय अधिकारों का सम्मान, जैसे कि मानव अधिकार आयोग का घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। उसके द्वारा मानव जाति की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने का उसका उद्देश्य था। ऐसे ही भारत में भी मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए मानव अधिकार आयोग बनाया गया है 1993 में। अक्टूबर 1993 में भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया और उस उद्देश्य को, जो संसार में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उद्देश्य लिया था, उस उद्देश्य को भारत ने अपने स्तर पर भी लागू किया और विश्व के अन्य देशों के साथ मिलकर कर भी भारत का विदेश नीति का सिद्धांत रहा है कि मानव अधिकारों का हमेशा सम्मान किया जाएगा। अब आगे बात आती है पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण की रक्षा में चाहे वो पृथ्वी सम्मेलन हो, चाहे वो कोपेनहेगन सम्मेलन हो, चाहे भारत में ऊर्जा नीति बनाना हो, चाहे फ्यूल पॉलिसी बनाना हो, इन सब में भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए
बढ़ चढ़ करके भाग लिया। भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि पर्यावरण को नुकसान हो, और जहां कहीं भी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन होते हैं भारत उसमें जरूर भागीदार बनता है, और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को, उनके द्वारा जो भी अभिसमय प्रस्तुत किए जाते हैं उन बातों पर हमेशा भारत गौर करता है। फिर आता है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सम्मान। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है कि जो पहले विश्व में अर्थव्यवस्था की जो नीतियां स्थापित हैं कि कच्चे माल की कीमत भी जो अमीर देश है वही निर्धारित करते हैं, तैयार माल की कीमत भी वही निर्धारित करते हैं। गरीब देशों का उनकी मंडियों तक पहुंच नहीं थी, लेकिन नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत ने इसका समर्थन किया है कि जो कच्चा माल है उसके ऊपर जो उत्पादक राष्ट्र है उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। विदेशी मंडियों तक मूल्य निर्धारित करने तक सभी देशों का अपना पूरा उसमें अधिकार होना चाहिए, उसमें भागीदारी होनी चाहिए। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का भी भारत समर्थन करता है। आगे बात आती है बिना शर्त विदेशी सहायता। जब भारत ने हमेशा ही विदेशी सहायता अगर प्राप्त की है तो वो अपने किसी की शर्तों को मान करके विदेशी सहायता प्राप्त नहीं की है। एक बार 1960 के दशक में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, तो भारत को अमेरिका से अनाज और अलग आर्थिक सहायता चाहिए थी, तो अमेरिका ने कुछ शर्तें रखी, लेकिन उस समय मोरारजी देसाई ने कहा कि भारत शर्तों के साथ किसी से सहायता नहीं लेता, ये भारत की विदेश नीति में शामिल नहीं है, और इस तरह से शर्तों के साथ विदेशी सहायता लेने से भारत ने सिरे से नकार दिया। अब बात आती है क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग भी भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा रहा है। जैसे भारत जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उसमें एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अपने पड़ोसी देशों के साथ जहां कहीं भी उनको जरूरत होती है, चाहे तकनीक के मामले में उनको जरूरत हो, चाहे पावर प्लांट लगाने हो, चाहे उनके आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी मामला हो, बाउंड्री से संबंधित कोई इशू हो, तो अपने लेन देन में, और भारत ने अपने जो पड़ोसी देश हैं कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी कर रखा है। तो इस तरह से भारत की विदेश नीति में क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करना भी उसका एक उद्देश्य सिद्धांत है। अब बात आती है निशस्त्रीकरण। भारत हमेशा ही निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है कि किसी भी प्रकार के शस्त्रों को न बनाया जाए। प्रारंभ में भारत को बहुत सारे युद्धों को भी झेलना पड़ा, उसके बाद भारत ने अपनी एक उसमें परमाणु परीक्षण भी किए 1974 में, 1998 में भी किए, लेकिन उन परमाणु परीक्षणों को करने का भारत का एक ही उद्देश्य था, अणु शक्ति बनना। ऊर्जा के लिए उन्होंने परमाणु परीक्षण किए हैं, और भारत ने ये हमेशा ही कहा है कि भारत कभी भी अपनी तरफ से परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए नहीं करेगा। भारत हमेशा ही निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। अंडरस्टैंड? तो आज का हमारा टॉपिक था विदेश नीति के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, और 4 नंबर और 6 नंबर में आता है। तो जो भी हमने सिद्धांत बताए हैं, निर्धारक तत्व बताए हैं, कारक भी कह सकते हैं, निर्धारक तत्व भी कह सकते हैं, प्रभावित करने वाले तत्व भी इनको कह सकते हैं। तो ये हमारे थे निर्धारक तत्व, और ये हमारे थे विदेश नीति के सिद्धांत। और इससे पहले हमने पढ़ा विदेश नीति क्या है और विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, किन बातों का ज्यादा प्रभाव पड़ा हमारे देश की विदेश नीति पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो इसे कॉपी में नोट करना है, और एक मान लीजिए, ये मान लो कि एक क्वेश्चन आपका पेपर के लिए तैयार हो गया है। थैंक यू।